हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद हमारा मिलना हो रहा है और मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो सैमसंग A14 फ़ोन है। और सैमसंग के सारे ही फ़ोन में बहुत कॉमन इशू है आजकल कि फ़ोन जो है एक तो लोगो रिस्टार्ट करता है या बंद हो जाता है, या फिर आप CPU UFS रिवॉल्व करके भी देते हो तो कुछ दिन चलता है, बाद में रिपीट केस आता है, या फिर आप रिवॉल्व करके देते हो या फिर बंद ही हो जाता है, वो फ़ोन ऑन नहीं होता। या फिर ये भी देखने मिलता है कि आपने फ़ोन चालू लिया था लेकिन सीपीओ कर दिया, ऑन नहीं हुआ, यूएफएस कर दिया, ऑन नहीं हुआ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मेरे पास एक ऐसा ही केस आया है आज कि जिसमें सीपीओ यूएफएस किसी बंदे ने कर दिया, कुछ दिन चला, बंद हो गया, बाद में रिटर्न करके दिया लेकिन फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ। ठीक है, और किसी शॉप वाले ने मेरे पास लाया और हमने उसको चेक किया, तब उसमें यूएफएस का इशू था, तो हमने उसमें यूएफएस चेंज किया है। तो अगर आप समझदार हो तो इस वीडियो में मैंने यूएफएस चेंज की पूरी प्रोसेस बताई है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। बट ये वॉइस के साथ एक्सप्लेन किया है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जिनको ऐप पे देखने मिलेगा। ठीक है, जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च होने वाला है। मैंने काफ़ी बार बोल दिया ऑनलाइन लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, बट लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, सर ऑनलाइन कब आएगा, कब आएगा। तो माशाल्लाह आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। जल्दी हमारा इंशाल्लाह ये महीने में ही हम कर देंगे। जल्दी हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होने वाला है। अभी भी अवेलेबल है, हमारे बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट देख रहे हैं, बट हमने उसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया है। तो हम कुछ चीज़ के लिए रुके हैं ताकि वो चीज़ें शूट हो जाए और उसको अच्छे से हम बता सकें। तो आपने ऑनलाइन कोर्स बहुत सारे किए होंगे लेकिन सबके ऑनलाइन कोर्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी होती है, लेकिन हमारे ऑनलाइन कोर्स में लाइव प्रैक्टिकल काम है जो हमारी शॉप पे आता है। और आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो वकार खान इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑफलाइन जो हमारी फीस है एंड्रॉयड की 22,000 है, जिसमें आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सिर्फ चार्जेस ऑनलाइन के वही लगते हैं जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, जीएसटी के 300 साढ़े 300 रुपये ऑनलाइन पे बस आपको वही पे करने पड़ेंगे। बाकी आपको ऑनलाइन फ्री मिलने वाला है। और आप अगर ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो उसकी कोर्स की फीस 10,000 है, लेकिन जब हम उसको लॉन्च करेंगे तो उसमें 2 दिन में ऑफर देंगे, 5,000 में आप उसको बाय कर सकते हो। तो ये A14 का वीडियो है, इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरीके से यूएफएस को चेंजेस करना है। ठीक है, अगर आप समझदार हो तो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने फुल नोट्स के साथ एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमने हर चीज़ की नोट्स बनाई है। हमने नोट्स इस तरीके से बनाई हैं, अगर आप कम पढ़े लिखे भी हो, आपको कंप्यूटर चलाना कम भी आता है, तो भी आप एमएमसी सीपीओ वगैरह में इजीली काम कर सकते हो, एमएमसी यूएफएस की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और 5 अगस्त को हमारी नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रही है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आप ये वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड देखिए, सैमसंग का एक फ़ोन आया है, ठीक है, A14। और ये सब फ़ोनों में ये कॉमन ही प्रॉब्लम है कि सीपीओ भी कर देते हैं, यूएफएस भी कर देते हैं। बहुत सारे फ़ोन में आप पावर भी रिवॉल्व कर दो तो कुछ दिन फ़ोन चलता है, फिर रिपीट वही केस हो जाता है, एक तो बंद हो जाता है या लोगों पे आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में मैंने इसमें 3 प्रॉब्लम देखा है। इसमें तो सीपीओ से इशू नहीं होता है, एक तो यूएफएस के नीचे के जो ट्रैक है वो बनाने पड़ते हैं, या फिर कई फ़ोन में पावर से ये होता है, 3.0 वाली लाइन में इशू होता है वोल्टेज की। और बहुत सारे फ़ोन में ये दोनों फॉल्ट छोड़ के बहुत सारे फ़ोन में यूएफएस प्रोग्रामिंग का इशू हो जाता है। ठीक है, उसकी जो फाइल है वो बैड हो जाती है। तो इस फ़ोन में फॉल्ट वही है क्योंकि इसका सीपीयू यूएफएस ऑलरेडी किसी ने कर दिया है, बट फिर भी उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उन्होंने रिटर्न दे दिया है फ़ोन को। और चलिए अपन चेक करते हैं इसका सीपीयू तो नहीं, यूएफएस निकालेंगे क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी किसी ने रिवॉल्व किया है और यूएफएस भी रिवॉल्व किया है। अब देखते हैं, अगर किसी ने जंपर नहीं मारा होगा तो पहले वो जंपर मार के ट्राई करेंगे, या फिर ऑलरेडी यूएफएस में नीचे ट्रैक पे जंपर होंगे तो हम सीधा डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करेंगे। तो चलिए इसकी बूटिंग देखते हैं, क्या बूटिंग जा रही है। देखिए यहाँ पे हम इसकी बूटिंग चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं इसकी क्या बूटिंग आ रही है। ओके, बूट आना चाहिए। सो चलिए यहाँ पे इसकी बूटिंग देखते हैं। और देखिए आपको डीसी मशीन शो हो रहा होगा, और यहाँ पे नेगेटिव पे नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाना है।
सो देखिए यहाँ पे जैसे हम ऑन ऑफ की प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी बूट नहीं ले रहा है, और मैंने काफ़ी ट्राई किया था लेकिन फिर भी कुछ बूटिंग नहीं ले रहा था। पर फाइनली मैंने ऑन ऑफ निकाल के ट्वीज़र से शॉर्ट करके देखा तो बिल्कुल बूटिंग ले रहा था। इसका मतलब इसकी ऑन ऑफ में प्रॉब्लम था, और बूटिंग देखिए थोड़ी हाई बूट जा रहा था, 200 के ऊपर 300 से स्टार्ट हो रहा था ये, और उसी पे स्टक हो जा रहा था। मुझे लग रहा था ये फ़ोन चालू हो रहा है, बट ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, थोड़ी हाई बूट जा रहा था। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैंने चेक किया इसको कि कहीं कुछ दानी वानी तो नहीं फंसी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने कोई दूसरे फ़ोन की ऑन ऑफ मंगाया सैमसंग की, जो इसमें लग गई थी। ठीक है, तो देखिए उससे मैंने इसकी बूटिंग चेक किया। तो देखिए यहाँ पे बूटिंग जो जा रही है आपकी 200-250 से स्टार्ट होकर 300 पे स्टक हो जा रही है, या फिर वेरिएशन कर रही है, बट 300 के अंदर ही कर रही है, फ़ोन ऑन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अभी थोड़ी हाई बूटिंग थी, अपन क्या करेंगे, यूएफएस निकालने के बाद भी एक बार बूटिंग देख लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 3 टाइप के फॉल्ट होते हैं। ठीक है, यूएफएस, बैड हेल्थ, नीचे का ट्रैक और पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीनों ही सब कुछ यहाँ पे किसी ने कर दिया था पावर छोड़ के, बट यहाँ पे जैसे मैंने क्लीनिंग वगैरह किया तो किसी ने जंपर वंपर भी कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आजकल सबको पता चल चुका है ये जंपर वगैरह करने का। ठीक है, अगर ऐसे ही न्यू सोल्यूशन क्या फ़ॉल्ट चल रहे हैं क्या नहीं, तो आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करके मैं आपको दिखाता हूँ। किसी ने ऑलरेडी ये जो ट्रैक लूज़ होते हैं जिसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, सैमसंग के सभी लेटेस्ट फ़ोनों में ये एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट बन चुका है। तो वो भी किसी ने ट्राई कर लिया था। लेकिन सैमसंग में सबसे ज़्यादा आजकल जो फॉल्ट आ रहे हैं वो यूएफएस प्रोग्रामिंग के आ रहे हैं। तो आज की डेट में आपको यूएफएस प्रोग्रामिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूएफएस प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे तो अपडेट नहीं हो पाओगे आप, और जो अभी जो फॉल्ट चल रहा है उसमें फिर आप कमा नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूएफएस निकालने के बाद मैं जस्ट बूटिंग देख रहा हूँ कि यूएफएस निकालने के बाद बूटिंग जो है वो नॉर्मल हो रही है या फिर अभी भी 300-400 जा रही है। अगर अभी भी यहाँ पे 300-400 जाएंगी तो दूसरी यूएफएस लगा के भी अपना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर बोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग होगी। तो चलिए यहाँ पे बूटिंग देखते हैं। देखिए मैंने वीबैट पे जंपर किया है। ठीक ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डीसी मशीन शो करते हैं बूटिंग दिखाने के लिए, और यहाँ पे हम ऑन ऑफ प्रेस करके पावर की प्रेस करके बूटिंग देखें तो देखिए यहाँ पे 170 जा रही थी, जो बूटिंग बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब यहाँ पे हमारा बोर्ड बिल्कुल ओके है। जो हमारा फॉल्ट है वो यूएफएस का ही होगा। तो चलिए यूएफएस चेक करते हैं और उसको प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम नहीं हुई तो डायरेक्टली उसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे इजी जेटैक प्लस से आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको यूएफएस को प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इजी जेटैक कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर से, और हमारी जो यूएफएस है वो हम कनेक्ट करेंगे इजी जेटैक में। कनेक्ट करने के बाद इजी जेटैक में आप देखेंगे तो 2-3 टाइप के टूल आते हैं। अगर आपको यूएफएस प्रोग्रामिंग करना है तो इजी जेटैक प्लस 2 और इजी जेटैक क्लासिक स्वीट, ये दोनों टूल हमको यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके एक यूएफएस प्रोग्रामिंग या चेंजेस आप कर पाओगे। तो देखिए पहले जो है, सबसे पहले कोई भी यूएफएस को प्रोग्राम करना है या यूएफएस चेंज करना है तो उसकी सारी नोट्स हमने बना के रखी है। और देखो यहाँ पे हम इसमें चेंज ही कर रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली चेंज की प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी यूएफएस सही से चल नहीं रही थी, डिटेक्ट होने में भी बहुत टाइम ले रही थी। तो मैंने ये देख के डायरेक्टली इसमें यूएफएस चेंज ही किया है। तो मैं यहाँ पे आपको चेंज की प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ओल्ड ईएमएमसी में से, ओल्ड यूएफएस में से सिक्योरिटी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट स्टेप नीड ओल्ड यूएफएस सिक्योरिटी बैकअप। तो ये सिक्योरिटी बैकअप आपको मिलना चाहिए। अब सैमसंग की यूएफएस हम चेंज कर रहे हैं तो सैमसंग में सिक्योरिटी बैकअप की फ़ाइल कौन कौन सी है, तो मैंने लेक्चरों में भी आपको दिखाया है कि सैमसंग में कौन कौन सी फ़ाइल है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ईएफएस, सेक ईएफएस और एक और ईएफएस होती है, वो तीनों फाइल आपको यहाँ पे रीड कर लेनी है। ठीक है, तो ईएफएस से की ईएफएस और की स्टोरेज भी रीड करते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 फाइल रीड करने का ट्राई किया, बट जेटैक से वो रीड ही नहीं हो पा रही है, एरर मार दे रही है। और जब तक ये फाइल रीड नहीं कर सकते हम, तब तक हमारा आईसी चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ोन चालू तो हो जाएगा बट अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी, तो नेटवर्क नहीं आएगा और कस्टमर हमको पैसे नहीं देगा। तो देखिए मैं यहाँ पे दोबारा ट्राई कर रहा हूँ जेटैक से, बट जेटैक से फिर भी यहाँ पे एरर ही आ रहा है, क्योंकि इसकी यूएफएस एक टाइप से ख़त्म ही हो चुकी है। लेकिन हम इसको बार बार क्यों ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमको सिक्योरिटी मिले। तो अभी हम यहाँ पे इजी अटैक के क्लासिक स्वीट टूल पे जा रहे हैं। ठीक है, उससे हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी सिक्योरिटी एरिया है वो रीड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये यूएफएस बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है।
अगर कोई भी यूएफएस इजीली डिटेक्ट नहीं होती है, रीड नहीं कर पाती है, तो वो ख़त्म ही होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने EasyJet क्लासिक स्वीट से ट्राई किया, बट फिर भी यहाँ पे एक फ़ाइल डन दिया और उसके बाद वो बीच में ही एरर मार दिया। देखिए यहाँ पे आपको एरर नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया और बाकी सारी फाइलें भी शो नहीं हो रही थी। मैं फिर से आइडेंटिफाई कर रहा था, तो मैंने इसे भी काफ़ी बार ट्राई किया बट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी टूल आते हैं यूएफएस के, एमएमसी के, तो हमारे पास सभी होने चाहिए। अगर आपका बजट है तो धीरे धीरे आपको सभी बाय करने, क्योंकि कौन सा टूल कब काम आ जाएगा ये हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसकी सिक्योरिटी रीड किया है फ्लैश 64 से, क्योंकि फ्लैश 64 में भी ये पहले डिटेक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन वोल्टेज कम ज़्यादा करने का, बस स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करने के बाद जो इसमें गियर होते हैं, वो गियर कम ज़्यादा करने के बाद जो है फ्लैश 64 में ये डिटेक्ट भी हो गई और इसकी सिक्योरिटी भी रीड हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे आपको EasyJet से सिखा रहा हूँ, तो मैंने बाकी की पूरी प्रोसेस EasyJet से ही की है। जस्ट मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी बैकअप जो है फ्लैश 64 से लिया। देखिए यहाँ पे क्लासिक स्वीट फिर फेल हो गया, तो मैं वापस EasyJet का +2 खोल रहा हूँ ताकि मैं एक बार और ट्राई कर लूँ कि सिक्योरिटी रीड हो रही है या नहीं हो रही है। और मैं आईसी बार बार वॉश करके लगा रहा हूँ ताकि ये सिक्योरिटी दे दे हमको। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी फाइलें, सब फाइलें शो हो रही है लेकिन रीड नहीं हो पा रही है। ये रीड इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये यूएफएस, देखिए इसमें रैम भी होती है, तो थोड़ा हाई बूट जा रहा था, उसकी रैम में कोई ना कोई चीज़ में इशू है, उस वजह से जो है इसकी यूएफएस भी वर्क नहीं कर पा रही है, मतलब मेमोरी साइज़ भी वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर फेल हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश 64 में कनेक्ट करेंगे और फ्लैश 64 से ट्राई करेंगे। सो देखिए यहाँ पे हमने फ्लैश 64 में ये आईसी लगाएंगे इसकी यूएफएस और फ्लैश 64 से ट्राई करेंगे। सो देखिए यहाँ पे फ्लैश 64 में लगाने के बाद जैसे ही मैं उसको फ्लैश 64 में डिटेक्ट करूँगा, तो फ्लैश 64 में भी ये फेल हो रहा था। ऐसा नहीं कि सिंगल क्लिक में हो गया, मैंने फ्लैश 64 से ही बहुत ट्राई किया। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो देखिए ये फ्लैश 64 का लेटेस्ट वर्जन है, इसको ऑन कर रहे हैं। फ्लैश 64 आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखिए अगर आपको काम करना है कंप्लीट तो सारी बॉक्स आपके पास होनी चाहिए। और मैं बोलूँगा आपको अगर फर्स्ट बॉक्स लेना है तो आपके पास फर्स्ट बॉक्स EasyJet होना चाहिए, फर्स्ट बॉक्स फ्लैश 64 नहीं होना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे हमने फ्लैश 64 में कनेक्ट किया, बट फ्लैश 64 में भी ये आईसी कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं हुई है। और फ्लैश 64 की एक बात ये है कि अगर आईसी कम्प्लीटली कनेक्ट नहीं होती है तो वहाँ पे डंप, रीड, राइट कोई भी ऑप्शन शो नहीं होते। देखिए यहाँ पे फाइलें तो दे रहा है लेकिन ऊपर वहाँ पे रीड वगैरह, रीड राइट के ऑप्शन ही शो नहीं हो रहे। इसका मतलब ये आईसी कम्प्लीटली तरीके से डिटेक्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम उसके गियर वगैरह कम कर रहे हैं, जैसे हम एमएमसी में बस स्पीड वगैरह कम करते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एक चीज़ कम करके ट्राई कर रहा हूँ ताकि ये यूएफएस कम्प्लीटली डिटेक्ट हो जाए और हमको सिक्योरिटी मिल जाए। क्योंकि हमारी पहली स्टेप यही है, सिक्योरिटी बैकअप। अगर ये नहीं मिलेंगी तो इसका सिक्योरिटी इतनी इजीली रिपेयर होने वाला नहीं है, ये सैमसंग है, ठीक है। और सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो कस्टमर हमको पैसे ही नहीं देगा। तो देखिए हम यहाँ पे वापस मैंने कम किया गियर वगैरह को और फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद इस बार लग रहा है कि ये डिटेक्ट हो जाएंगी। सो वेट करते हैं यहाँ पे। सो देखिए इस बार ये यहाँ पे डिटेक्ट हो गई और हमारा इसका पर्पस यही है कि मुझे इससे सिर्फ सिक्योरिटी रीड करनी है। तो EFS, सेक EFS और की स्टोरेज या फिर CPFS, ये 3 फाइल भी आप ले लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी बच जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देंगे, न्यू फोल्डर 2 के नाम से, ठीक है। तो और इसमें यहाँ पे सेव कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे रीड कर रहा है और फाइनली इसने ये रीड कर दिया है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होंगी नीड चिप कॉन्फ़िग फाइल। यहाँ पे चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमको चाहिए क्योंकि हम कोई भी दूसरी यूएफएस लगाएंगे जो इसमें, तो उसमें जो लून है वो अलग साइज़ के होंगे। तो ये चिप कॉन्फ़िगरेशन हमको कीजिए क्योंकि ये अपने फ़ोन को उसके हिसाब से बना दे, उसके जितने अपने ये फ़ोन में लून्स होंगे तो ये चिप कॉन्फ़िगरेशन में 1 क्लिक में बन जाएंगे, वरना हम एडिट भी कर सकते हैं। और मैंने लून्स की वीडियो में आपको दिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से लून क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये फाइल रीड हो चुकी है, बट मैंने यहाँ पे फोल्डर में आके देखा तो वो फाइल नज़र नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैंने अच्छा हुआ चेक कर लिया और मैं वापस से इसको रीड कर रहा हूँ।
ये चिप कॉन्फ़िगरेशन रीड करने से क्या होगा कि हमारे इस फ़ोन में, इस मॉडल में जितने लून बने होंगे, मैं दूसरी यूएफएस जब लगाऊंगा उसमें ये फाइल सिर्फ राइट करूंगा तो मुझे कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसके हिसाब से जो लून्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। वरना आप मैन्युअली भी कर सकते हो, बट ये फाइल रहती है तो आपको 1 क्लिक में हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 2 स्टेप हो गई, सिक्योरिटी बैकअप हो गया और चिप कॉन्फ़िगरेशन हमने रीड कर लिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इसकी इसको भी कॉपी करते हैं ताकि हम जो दूसरी यूएफएस में राइट करेंगे उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे कि इसने बराबर सही सब राइट किया या नहीं किया। ये आपको दिखाने के लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं और जितने हमारे पास ओल्ड आईसी पड़ी है एक एक को लगा के चेक करेंगे कि हमारे पास कोई अच्छी यूएफएस है या नहीं है। तो पुरानी कोई भी आईसी आपको फेंकना नहीं है, सब संभाल के रखना है, चाहे वो सैमसंग हो चाहे कोई भी हो। हमको यहाँ पे कोई भी आईसी चलेंगी, बट ऐसी आईसी चाहिए अपनों को जिसमें जो है चिप कॉन्फ़िगरेशन अनलॉक हो सके। ठीक है, और सैमसंग में तो हो ही जाता है और अदर यूएफएस में भी बहुत सारे में होता है, बहुत सारों में नहीं होता है। ठीक है, सो अभी देखिए अपनी नेक्स्ट स्टेप है कि आपको OTP अनलॉक करना है, चिप कॉन्फ़िगरेशन को अनलॉक करना है। और ये यूएफएस जो हमने डिटेक्ट किया है इसमें देखिए चिप कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अनेबल है, तो हमको अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली चिप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करना है और राइट कर देना है। ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी साइज़ को बढ़ा दिया है क्योंकि वो 64 थी और ये 128 GB है। इसके लिए लन 0 की साइज़ को आपको मैक्स करना पड़ेगा। तो हमारी तीसरी स्टेप हो गई, चौथी स्टेप हो गई। अब हमको पांचवी स्टेप करनी है, फ्लैश फाइल को राइट करना है। हमने यहाँ पे लन 0 की साइज़ को ही क्यों मैक्स किया है, क्योंकि लन 0 ही मेन यूज़र एरिया है जो कस्टमर को यूज़ करने मिलता है, तो हम उसको ही बढ़ा सकते हैं, कोई दूसरे को अपने हिसाब से नहीं रख सकते। तो अब चलिए फ्लैश फाइल राइट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चिप कॉन्फ़िगरेशन भी राइट हो चुकी है। अब हमको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। जो भी इस मॉडल में हमको करना है, जिस भी मॉडल में बनाना है, उसकी फ्लैश फाइल को अनपैक करना है और सिंपली उसको राइट कर देना है। ठीक है, अब फ्लैश फाइल अनपैक होने के बाद आपको जो है CSC में से पिट फाइल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सैमसंग को अगर प्रोग्राम करना है फ्लैश फाइल से तो आपको पिट फाइल पहले सेलेक्ट करनी है, उसके बाद BL AP CP CSC चारों ही फाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद जो भी अपनी बड़ी फाइल होती है उसको अनटिक कर देना है। सो देखिए यहाँ पे फाइल जो है वो अनपैक हो रही है, फ्लैश फाइल। और देखिए डेस्कटॉप पे होगी तो इसको एक न्यू फोल्डर बना के डाल देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 4 फाइल होती है सैमसंग में, BL AP CP CSC। ठीक है, और CSC डबल होती है, तो कोई भी CSC आप यूज़ कर सकते हो, वो कंट्री के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे AP फाइल छूट गई तो AP को भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे CSC में से हम जो है पिट फाइल को बाहर निकालेंगे 7 जिप से। आई होप आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे हमने पिट फाइल को निकाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, JTAG से सिर्फ सैमसंग सेलेक्ट करके राइट में जाके पिट फाइल ऊपर सेलेक्ट करेंगे, नीचे BL, फिर AP, फिर CP और फिर CSC। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी 4 बड़ी फाइलें होती है, कैच, यूज़र डाटा, सुपर, इनको अनटिक कर देंगे और इसको सिंपली फ्लैश कर देंगे। अभी जैसे यहाँ पे फ्लैश होगा हमारा जो है वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फ्लैशिंग हो रहा है। अगर यहाँ पे इसमें फ्लैशिंग वगैरह में एरर आता हम फिर ट्राई करते, अगर फिर एरर आता फिर ट्राई करते, तो और बार बार एरर आता है तो फिर ये यूएफएस भी ख़राब होती है। ठीक है, फिर हमको और दूसरी यूएफएस ढूंढनी पड़ती थी, बट इसमें एक बार भी एरर नहीं आया, यूएफएस एकदम परफेक्टली वर्क कर रही थी क्योंकि ये एकदम परफेक्टली फाइन यूएफएस थी। ठीक है, तो देखिए हमारी पूरी प्रोसेस डन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक बार डिटेक्ट कर लेंगे हमारी फाइल वगैरह सब शो हो गई या नहीं होगी। तो देखिए ये सब फाइल वगैरह सब शो हो चुकी है, इसमें सारी फाइल्स आ चुकी है। अब ये सीधा लगाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक ये हो गई कि मैं जो अपनी लास्ट स्टेप है राइट सिक्योरिटी बैकअप, वो करना मैं इसमें भूल गया और मैंने डायरेक्टली यूएफएस को लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद क्या हुआ, देखिए फ़ोन तो ऑन हो गया बट इसमें सिक्योरिटी नहीं आया। फिर मैंने उसको वापस निकाल के, उसमें पूरी प्रोसेस बताई आपको कि कैसे मैंने बिना निकाले भी सिक्योरिटी राइट करने का ट्राई किया है बट हुआ नहीं था, तो मैंने फिर से उसको निकाल के इसकी सिक्योरिटी राइट की है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम यूएफएस को लगा रहे हैं और यूएफएस लगाने के बाद एक बार बूटिंग देख लेंगे, 200 250 300 के अंदर होनी चाहिए। अगर वापस हाई बूट जाती है तो फिर इसकी यूएफएस की कोई ना कोई लाइन भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि पहले हाई बूट जा रहा था बहुत। तो देखिए यहाँ पे यूएफएस को लगाते हैं।
अगर आपको आईसी वगैरह लगाने में इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्रैक्टिकल वीडियोस में मैंने पर्सनली वीडियो शूट किए हैं रिबॉलिंग के, यूएफएस लगाने के, आप उसमें जाके देख सकते हो हमारे ऑनलाइन कोर्स में जाके। ये ऑनलाइन कोर्स हमने ऐसा बनाया है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है आपको, और ऐसा प्रैक्टिकल वर्क आपको कोई भी क्लास में देखने नहीं मिलेगा ऑनलाइन में। डायरेक्टली शॉप का काम, सिर्फ थ्योरी होती है दूसरों के ऑनलाइन में, हमारे ऑनलाइन में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं है कि कोई फ़ोन उठाया और उसकी वीडियो बना दिया, नहीं, इसमें जो लाइव कस्टमर के काम आ रहे हैं, क्योंकि हमारी ये शॉप है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको शॉप का वर्क दिखाते हैं हम, ताकि जो प्रॉब्लम एक टेक्नीशियन को आती है वो टेक्नीशियन फेस कर सके। और हमारी ऑनलाइन क्लास की जो फीस है वो 10,000 है, बट इसमें कभी भी ऑफ़र आता है, 50% ऑफ आता है। तो अभी जो ऑफ़र आने वाला है, देखिए बूटिंग एकदम परफेक्टली थी और ये ऑन की बूटिंग हो रही थी। तो चलिए डायरेक्टली ये निकालते हैं और चेक करते हैं फ़ोन ऑन हुआ क्या। और फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमने जो बड़ी फाइलें थी उसको अनटिक कर दिया था, तो फ़ोन डाउनलोड मोड पे जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ़ोन चालू हुआ क्या। चार्ज पे लगाते हैं, तो चार्ज पे लगाने के बाद देखिए यहाँ पे चार्जिंग का लोगो तो आ चुका है, बट यहाँ पे मैंने अच्छा 30 सेकेंड चेक किया, बट ये चार्जिंग के लोगों के आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर इसकी बैटरी के वोल्टेज देखा, तो बैटरी के वोल्ट बहुत डाउन थे, 2.9 समथिंग बैटरी के वोल्टेज दिखा रहा था। तो फिर मैंने इसकी बैटरी बूस्ट पे लगाया, और बूस्ट करने के बाद फिर जो है कंप्यूटर में कनेक्ट किया, तो डायरेक्टली फ़ोन डाउनलोड मोड में आ गया। देखिए मैंने बूस्ट करने का पार्ट स्किप कर दिया है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन सीधा जो है डाउनलोड मोड में आ गया। और फिर इसको कोई भी टूल से आप फ्लैश कर सकते हो, ओडिन वगैरह से, या जो भी आपको ठीक लगे सैमसंग को फ्लैशिंग करने का। तो हमने इसको फ्लैश किया है सैम FW से, जो बिल्कुल फ्री टूल है और मुझे बहुत बेस्ट लगता है सैम FW। तो यहाँ पे ओडिन फ्लैश में जाके वही फाइल से हमको फ्लैश कर देना है। और कभी भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो सैमसंग की फ्लैश फाइल से, तो हमेशा लेटेस्ट फाइल होनी चाहिए। सो देखिए यहाँ पे मैंने सैम FW से फ्लैश किया, लेकिन फ्लैशिंग जैसे ही स्टार्ट किया मैंने, तो उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैशिंग स्टार्ट होने के पहले ही वो कुछ सर्च करने लग गया, मतलब फ्लैशिंग हो नहीं रही थी। तो जब मैंने नोटिस किया तो फ्लैशिंग नहीं हो रही थी, और ऐसा कई बार होता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट केबल चेंज किया और पोर्ट चेंज किया। अगर ऐसा आपके साथ होता है, सैमसंग मोबाइल USB मॉडेम पे ही एरर आ जाता है, ठीक है, फ्लैशिंग स्टार्ट ही नहीं होती और फेल्ड हो जाती है, तो आपको केबल चेंज करना है और पोर्ट चेंज करना है। तो देखिए मैंने जैसे केबल चेंज किया और पोर्ट चेंज किया, PC में दूसरी तरफ लगाया, तो ये फ्लैशिंग एकदम ईजिली हो गई। तो ऐसा होता है बहुत बार। सो देखिए ये फ्लैशिंग होने के बाद फिर हम चेक करते हैं, हमारा सिक्योरिटी तो आने वाला है नहीं। और मैं यहाँ पे आपको ये टूल ओपन करके दिखा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ पे सिक्योरिटी राइट करना भूल गया था, तो हम UMT के अल्टीमेट फ्लैशर से भी सिक्योरिटी राइट कर सकते हैं। तो हम राइट करके देखेंगे कि वो सिक्योरिटी आती है या नहीं आती है, या फिर हमको IC उठानी पड़ेगी। सो देखिए ये ऑन तो हो गया, और ऑन होने में अच्छा खासा टाइम लेता है, कम से कम 5-7 मिनट लेता है, बट मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका कीमती टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सो देखिए ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया, इसको सेटअप करते हैं फटाफट। ठीक है, सेटअप होने के बाद देखिए मैं यहाँ पे एक आखिरी ऑप्शन अपना भूल गया, सिक्योरिटी बैकअप राइट करने का। सो देखिए यहाँ पे IMEI तो नहीं आया, लेकिन बेसबैंड वर्जन आ चुका है। IMEI 00 आता, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बेसबैंड वर्जन है, बट सिक्योरिटी 00 है। तो यहाँ पे हम पहले बिना UFS निकाले ही UMT से ट्राई करेंगे, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी राइट का ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसको अप डाउन दबा के मैं कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि डायरेक्ट डाउनलोड मोड पे आए, और हेल्प करने के लिए मैंने जुबैर भाई को बुलाया है। सो देखिए ये डाउनलोड मोड पे आ चुका है, और अब हम यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन है राइट सिक्योरिटी बैकअप, उसको UMT के अल्टीमेट फ्लैशर से ट्राई करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है आपको, और हो जाता है यहाँ से, बट इस बार नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए एडवांस फ्लैशर में जाके आपको लिस्ट पार्टीशन करनी है, तो फ़ोन में अंदर जितने पार्टीशन होंगे सब शो कर देगा। तो हमारी 3 फाइल थी, EFS सेक EFS, और तीसरी एक और EFS थी, तो वो तीनों अपनों को राइट करनी है, CP EFS है। ठीक है, तो पहले मैंने EFS सिलेक्ट किया, फिर सेक EFS,
ठीक है। उसके बाद फिर CPFS, और यहाँ पे मैंने राइड भी किया, राइड भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारी सिक्योरिटी नहीं आई, तो लास्ट में मुझे UFS निकाल के ही उसको राइड करना पड़ा फ्लैश 64 से। एक्चुअल में मैंने इसमें बाद में समझा कि इसमें क्यों सिक्योरिटी नहीं आई इससे राइड करने से, क्योंकि ये देखो जो है बिन फाइल मांग रहा था, ये सॉरी जो इसका फॉर्मेट है जैसे CPFS है तो लास्ट में वही होना चाहिए था, लेकिन ये जो बिन फॉर्मेट में थी इसके लिए यहाँ पे इससे नहीं चली। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे राइट करने के बाद इसको बंद करके चालू कर रहे हैं, और फिर मैंने चेक भी किया लेकिन फिर भी इसकी सिक्योरिटी नहीं आई। और सिक्योरिटी नहीं आएंगी तो ये फ़ोन का फिर 128 कर लो या 256 कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कस्टमर पैसे देने वाला है नहीं, उसका नेटवर्क ही नहीं आएगा तो वो पैसे क्यों देगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने वापस UFS निकाला, और UFS निकालने के बाद फ्लैश 64 से रीड किया था तो उसी से राइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी भी जो है वो सिक्योरिटी नहीं आई, 0 ही है। तो अब डायरेक्टली UFS निकालेंगे और फ्लैश 64 से राइट करेंगे। तो देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम जल्दबाजी में या शॉप के लोड में कोई ना कोई स्टेप भूल जाते हैं, बट आप कभी भी कोई भी IC प्रोग्राम कर रहे हो तो मैंने जो नोट दिया है आप उस नोट्स को लेके बैठो और फिर प्रोग्राम करो, तो इंशाल्लाह आप कोई भी स्टेप नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो इसको क्लीनिंग करते हैं और डायरेक्टली जो है राइट करेंगे फ्लैश 64 से। अगर आपको IC निकालने में, लगाने में, क्लीनिंग में किसी में कोई भी दिक्कत है तो मैंने प्राइवेटली वीडियोस डाल दिया है, आप प्रैक्टिकल वीडियोस में जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कोर्स अच्छे से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप देखोगे, कभी भी कोई भी वीडियोस खोल के नहीं बट स्टेप बाय स्टेप देखोगे, तो आपको इंशाल्लाह कोई इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरे पास आने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ दिया है। तो देखिए यहाँ पे फ्लैश 64 में हमने डिटेक्ट भी कर दिया है, और फ्लैश 64 से इसको राइट कर रहे हैं, EFS, सेक EFS और CPFS। ठीक है, ये तीनों फाइल राइट करेंगे। और यहाँ पे 3U टूल बार बार चालू हो रहा था क्योंकि हम साइड में आईफोन की भी फ्लैशिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये देखिए तीनों फाइल सेलेक्ट हो गई और सिंपली यहाँ पे राइट, यस। अब राइट होने के बाद यहाँ पे मेन में आके चेक करेंगे तो देखिए ये तीनों राइटिंग हो चुकी है, मतलब हमारी सिक्योरिटी डल चुकी है। हम यहाँ पे इस पे डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे सब मॉडल नंबर वगैरह सब परफेक्ट आ रहा है क्या, तो बिल्कुल ओके वर्क कर रही थी इसमें। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑटो पे डिटेक्ट हो जाती है ना UFS, मतलब एकदम फाइन है। सो देखिए यहाँ पे सब मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ आ चुका है, और हमारा जॉब जो है फ्लैश 64 से सिक्योरिटी राइट करने का वो डन हो चुका है। अब डायरेक्टली यहाँ पे IC लगाएंगे और चेक करेंगे हमारी सिक्योरिटी आई क्या। कभी भी IC लगाने के पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए आपकी क्लीनिंग प्रॉपर है क्या। ठीक है, अगर क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कभी भी एक बार में IC नहीं लगेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। तो परफेक्टली क्लीनिंग पे आपको ध्यान देना है। मैं IC लगाने से पहले 10 बार देखता हूँ क्लीनिंग परफेक्ट है क्या, या फिर अगर मेरे पास रिवॉल्व करके IC भी आती है तो मैं उसको भी पलटा के चेक करता हूँ बार बार, क्या फरदीन सर ने प्रॉपर उसको सही रिवॉल्व किया या नहीं किया हुआ है। हालांकि फरदीन सर रिवॉल्विंग में मास्टर है, बट मैं फिर भी चेक करता रहता हूँ ताकि मुझे डबल मेहनत करना ना पड़े। सो देखिए यहाँ पे IC लगा रहे हैं, लगाने के बाद आपको डांस करा देना है जस्ट, और ये शेक कर गई मतलब हमारी IC परफेक्ट लग गई। और देखिए यहाँ पे एक दानी फंस गई थी, तो ऐसी नज़र आपको रखनी है, और इसको निकाल दिया है। अब बोर्ड को ठंडा करते हैं और चेक करते हैं हमारी सिक्योरिटी आई क्या। और आपको ये भी चेक कराएंगे, ये 64 से हमने 128 GB किया है तो सेटिंग में जाके आपको वो भी चेक कराएंगे। बाकी इसके आप IMEI नंबर से आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि ये फ़ोन 64 में बना है या 128 पे बना है। अगर आप इतने होशियार हो तो बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हो IMEI नंबर से। ठीक है, ये फ़ोन 64 में था और हमने इसको 128 GB कन्वर्ट किया है। अगर आप अपडेट होना चाहते हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन में आते हो तो आपको ऑनलाइन बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट से ऑनलाइन के कोई भी चार्जेस नहीं है। सिर्फ वही जो गवर्नमेंट की GST वगैरह लगती है 200-300 रुपये, बस वही आपको इसका ऑनलाइन का चार्ज देना है, बाकी और कोई चार्जेस नहीं देना है। तो यहाँ पे थोड़ी बैटरी लो होती है तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, सो देखिए ये कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, और चेक करते हैं सिक्योरिटी।
सो माशाल्लाह यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी आ चुकी है, हमारा जॉब जो है वो डन हो चुका है। अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम आउट था तो क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो देखिए हमने कैमरे से थोड़ा जूम किया कैमरे को रिमोट से, और देखिए ये माशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी आ चुकी है। आप IMEI नंबर से चेक कर सकते हो। अब देखिए ये उसकी ओल्ड UFS है जो मैंने फ़ोन पे रखा है, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए A14 5G। लोग बहुत फ़ोन रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटर्न देना बंद करो, हमारा कोर्स बाय करो और अच्छे से देखो आप। सो देखिए ये 128 GB हमने कर दिया है इसको। आई होप आपको समझ में आया होंगे इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।